हेलो स्टूडेंट्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो टॉपिक था हमारा, उसके जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसको हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और एक चीज़ कि अगर आपको इस चैप्टर के चाहिए नोट्स, तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, तो हम आपको उसमें नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे उसके। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो हमारी वीडियो पार्ट था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने इनकम के टाइप डिस्कस किए थे। हमारे कौन कौन से जो है इनकम के टाइप्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी इनकम हमारी थी वहाँ पर, सबसे पहले हमने बात की थी बेसिस की कौन कौन सी इंक्लूड होगी इनकम यहाँ पर, और हमने बताया था कि जब 4 हेड हमारे होते हैं मेन, उसके अलावा जो बचेगा वो 5वां हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर हमने बात की थी सबसे पहले जो थी हमारी इनकम, वो थी डिविडेंड इनकम। जो हमारी डिविडेंड की इनकम होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिर हमने बात की थी कोई भी विनिंग आपकी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्सेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एंड बेटिंग से होती है। फिर हमने बात की थी हमारा कोई भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को उसके स्टाफ वेलफेयर स्कीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर वो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज़ पे तो भी आपके लिए पीजीवीपी है वो। और फिर हमने बात की थी कोई भी आपको लेटिंग आउट से, मतलब लेटिंग आउट किसकी, मशीनरी के, प्लांट के, फर्नीचर की, आपको कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है तो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड को किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अब एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इफ सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। तो यहाँ पर जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, कीमैन हमारा वो इंपॉर्टेंट पर्सन है बिजनेस का, जो बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई केसेस में हमारा एम्प्लॉयर भी ये होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एम्प्लॉयर के लिए ली गई मान लो, तो उसका पैसा भी एम्प्लॉयर भरता है और उसका बेनिफिट भी एम्प्लॉयर को ही मिलता है। तो यहाँ पर जो भी बेनिफिट उसको मिलेगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, वो सारा का सारा बेनिफिट उसके लिए टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ है किसके अंदर, अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ है आपका सैलरी के अंदर या बिजनेस इनकम के अंदर पहले तो। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है इनकम, वो है एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर ही क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या फिर हो इमूवेबल, ठीक है, जैसे आपको किसी ने कैश दे दिया, किसी ने आपको शेयर्स दे दिए, किसी ने आपको घर दे दिया, तो 3 तरह की प्रॉपर्टी हो गई हमारी है। एक तो मनी हो गया, दूसरा हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरी हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है लेकिन उसके बदले आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई भी कंसिडरेशन नहीं ली जा रही, और अगर कंसिडरेशन ली भी जा रही है तो वो इनएडिक्वेट है, वो सफिशेंट नहीं है, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होगा, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहले बात आती है सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, कोई आपको पैसे दे रहा है बिना किसी मतलब के, कि भाई चलो मैंने काम किया किसी के यहाँ तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है, यानी गिफ्ट में पैसे मिल रहे हैं। तो द होल अमाउंट इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड ₹50,000। तो अगर आपको 50,000 से ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब जरा 50,000 को ध्यान से समझिए। 50,000 का मतलब, अगर मुझे मान लो 45,000 मिलते हैं, ठीक है, क्या ये 45,000 मेल टैक्सेबल है? नहीं, 50,000 से कम है तो आपके लिए क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। अगर मुझे 60,000 मिलेगा तो क्या मेरे लिए टैक्सेबल है? हाँ है टैक्सेबल। अब लेकिन अगला सवाल जो हमारा डाउट रह जाता है वो ये रह जाता है कि जो 50,000 है उसे एग्जेम्प्ट करने के बाद 15,000 टैक्सेबल होगा या फिर पूरा का पूरा 65,000 टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया है द एग्रीगेट वैल्यू। तो एग्रीगेट का मतलब होता है कि अगर वो ज़्यादा हुआ 50,000 से तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, यानी अगर आपको 65,000 का गिफ्ट रिसीव हुआ है तो आपको पूरा का पूरा 65,000 ही यहाँ पर टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उससे जो ज़्यादा आएगा अमाउंट उस पर लगेगा, नहीं, अगर 50,000 से इनकम आपकी एक्सीड कर गई तो उस केस में आपको पूरे अमाउंट पे, एग्रीगेट अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, आपकी इनकम का पार्ट वो कर दिया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आती है मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई हमारी, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। ये शेयर्स या डिवेंचर्स आपको कोई दे रहा है, रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, किसी ने आपको फ्री में शेयर्स दे दिए, डिवेंचर दे दिए, तो द एग्रीगेट एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एक्सीड 50,000, सेम वही, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा के शेयर्स या डिवेंचर्स एज अ गिफ्ट मिलते हैं तो उस गिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लो मुझे कोई 1 लाख का गिफ्ट दे दे और 20,000 मैं उसको रुपीज़ दे दूँ, यानी 1 लाख का गिफ्ट आपने 20,000 में ले लिया, तो कंसिडरेशन तो दिया लेकिन वो क्या है, इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका बेनिफिट है वो कितना हो गया, 80,000। तो फिर वो आपके लिए 80,000 क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट एफएमवी एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड 50,000। मान लो किसी ने मुझे 60,000 का गिफ्ट दिया और मैंने उसको 15,000 रुपीज़ दे दिए, तो क्या यहाँ पे 45,000 मिल टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि ये जो है 45 वो 50,000 से कम है। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में भी टैक्स तब लगेगा या आपकी इनकम में इंक्लूड तब किया जाएगा जब उसका जो डिफरेंस है दोनों का वो एक्सीड करेगा 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपको कोई इमूवेबल, कोई आपको घर मिल गया, तो रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, फिर से बिना किसी कंसिडरेशन के मिल रहा है, फ्री में एकदम। तो द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ़ इट्स एक्सीड 50,000, तो 50,000 से ज़्यादा का अगर घर है आपका तो उस केस में वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले, मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए का घर आपने 2 लाख में ले लिया तो 8 लाख का आपको फ़ायदा हो गया। तो कंसिडरेशन क्या यहाँ पे सफिशिएंट है? नहीं, आपने सिर्फ 2 लाख पे किया 10 लाख के घर के लिए, तो जो 8 लाख आपका बेनिफिट है वो आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड ₹50,000 या 5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज़ हायर, तो नॉर्मल केसेस में हमारा जो होता है वो 50,000 ही निकल कर आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 50,000 से ऊपर होगा पूरा टैक्सेबल होगा, 50,000 से ऊपर होगा पूरा टैक्सेबल होगा, 50,000 से ऊपर होगा तो वो आपका पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है वो है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब देखो, गिफ्ट तो मिल रहा है लेकिन बहुत ही खुश है, यानी किन किन जगहों पर, किन किन सिचुएशंस में हमारा जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब गिफ्ट भी मिलेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, गिफ्ट भी मिलेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी इनकम में इंक्लूड वो नहीं होगा। तो एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जैसे कि फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव ने दिया हमको तो चलेगा, इनकम आपकी नहीं मानी जाएगी। ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, अब मैं अपनी शादी पे भी किसी से गिफ्ट नहीं ले सकता, क्या वहाँ पे भी कैपिंग होगी क्या 50,000? नहीं, तो आप अपनी मैरिज के टाइम पर, आप अपनी शादी के टाइम पर जो है वहाँ पर गिफ्ट ले सकते हैं। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अब किसी के पिताजी ने उसके बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो जाहिर सी बात है किसी विल के थ्रू हुआ है, इनहेरिटेंस से हुआ है, तो भी वो जो है आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप बच्चे से आके नहीं बोलोगे हाँ भाई तेरे पिताजी ने 20 लाख का कर दिया, 50 लाख का कर दिया, 1 करोड़ का कर दिया, तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गया, नहीं, नहीं हो सकता वो। इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, या किसी डोनर या जो आपका कोई होता है ना, कई बार आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो इस केस में डोनेशन के थ्रू अगर आपको कोई मिल रही है प्रॉपर्टी तो भी आपकी वहाँ पे जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड नहीं की जाएगी। किसी लोकल अथॉरिटी के थ्रू मिलना,
कोई भी फंड या मिलना या किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं आपको, है ना, तो स्कॉलरशिप वगैरह इसके अंदर कवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपको कोई भी पैसा मिल रहा है तो वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड और बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। तो इन सभी केसेस में जब आपको कोई भी पैसा रिसीव होगा या कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव होगी, तो उस केस में वो आपकी इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी आपको उस पर टैक्स नहीं देना, आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब बात आती है रिलेटिव की, तो रिलेटिव कौन होते हैं? मेरा दोस्त, मेरा भाई है, तो क्या मेरा रिलेटिव होगा? नहीं। जरा देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव, ये आपको बहुत बड़ी भीड़ दिख रही होगी यहाँ पे। तो रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूड किए जाएंगे? सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। ब्रदर और सिस्टर, तो वाइफ भी आ गई, कोई भाई और बहन। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे तो ब्रदर और सिस्टर होंगे, साथ में मेरे स्पाउस के भी ब्रदर और सिस्टर चलेंगे। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, भाई हमारे पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर, जैसे चाचा जी, मासी जी, ठीक है, बुआ जी, ये सब भी आ जाएंगे। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वंशज और पूर्वज। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे तो चलेंगे आगे आने वाले पीछे वाले, तो लेकिन मेरी वाइफ के भी अगर हैं तो वो भी यहाँ पे कवर हैं। और स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, या फिर इनमें से किसी के भी स्पाउस है तो वो भी कवर होंगे, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा दायरा यहाँ पे रखा गया रिलेटिव्स का, जिनसे आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा जो, अच्छा, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है। तो HUF के केस में जो है एनी मेंबर, कोई भी मेंबर है फैमिली का, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आता है फिर, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके ऊपर, कई बार आपको डाउट आ जाता है इसमें, तो डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बोला क्या गया कि श्रीमती लक्ष्मी ने आपको कुछ ट्रांजेक्शन से बताई हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि ये बताओ टैक्सेबल होगा या इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑन हर मैरिज ऑफ 1,20,000 इंक्लूडिंग 20,000 रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। तो 1,20,000 रिसीव हुआ है मैरिज पे, जिसमें से 20,000 तो रिलेटिव ने भी नहीं दिए। तो देखो रिलेटिव या नॉन रिलेटिव की बात तो आती नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा कब मिला है, मुझे पैसा मिला है मैरिज पे। तो मैरिज के टाइम आपको जो भी पैसा रिसीव होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर देंगे ये। ऑन 1 अगस्त 18 बीइंग हर बर्थडे, पार्टी तो यहाँ पर भी है। शी रिसीव अ गिफ्ट ऑफ 40,000 बाय चेक फ्रॉम हर मदर्स मैटरनल अंकल। 40,000 का चेक रिसीव हुआ है मदर के मैटरनल अंकल से। तो पहली बात तो जो चेक रिसीव हो रहा है वो 40,000 का है। 50,000 का चेक तो हम रिसीव कर सकते हैं, 50,000 तो हम पैसा रिसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो एक सिचुएशन में भी हमारा जो है सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शी एक्वायर्ड अ वैकेंट साइट फ्रॉम हर फ्रेंड फॉर 1,05,000 एंड SDVs 280। मेरे दोस्त से मैंने किसी वैकेंट साइट को ले लिया 1,05,000 रुपये में, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है 280। तो यहाँ पर आपका जो बेनिफिट हुआ भाई 280 की तो थी, आपने ले ली 1,5 में, तो माइनस कर देंगे 1,05,000। तो इसका मतलब आपको बेनिफिट हो गया यहाँ पे 175,000 का। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके लिए जो बेनिफिट है 175, 50,000 से ज़्यादा है, रिलेटिव से नहीं मिला, तो आपके लिए यहाँ पे 1,75,000 क्या हो जाएगा, आपकी इनकम में इंक्लूड उसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, सी बॉट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अनदर फ्रेंड फॉर ₹60,000, FMV 115 की है। अब जो FMV है वो कितनी है, वो है 1,50,000, उसमें से 60,000 तो मैंने दे दिए, तो बच्चे कितने बचते हैं 55, यस 55,000। तो 55,000 रिसीव हुआ है जो कि 50,000 से ज़्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 55,000 जो है आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। गिफ्ट ऑफ 60,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर, हाँ एम्प्लॉयर से गिफ्ट 60,000 रुपीज़ का, तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, पूरा का पूरा 60, कोई 50 के एग्जम्पशन नहीं, कोई नो इफ नो बट, 60,000 पूरा इंक्लूड इनकम में। अ सेल फोन
वर्थ 21,000 इज़ गिफ्टेड बाय हिज फ्रेंड। तो सेल फ़ोन दिया फ्रेंड ने। पहली बात तो सेल फ़ोन जो है मेरा कैपिटल एसेट ही नहीं होता, उसमें आपका पर्सनल एसेट है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इस पर इनकम की तो बात ही अराइज नहीं होती। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हाँ एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट जो हमारी इसमें इंक्लूड होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वो है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और ऑन इन्हांस्ड कंपनसेशन। देखिए आपने पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर कि जब कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर किया जाएगा तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको जो कंपनसेशन मिला या फिर आप उस कंपनसेशन से जो है सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्या करते हो उसके लिए इन्हेंस्ड कंपनसेशन के लिए फिर आप उसके आगे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो करते हो। तो जो आपको पैसा मिलना चाहिए था कंपनसेशन का या इन्हांस्ड कंपनसेशन का, जो भी पैसा आपका निकला था उस पैसे को मिलने में आपको देरी हो रही है, तो उस पैसे में जितनी भी टाइम लगेगा उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इन्हांस्ड कंपनसेशन तो मेरा टैक्सेबल होगा किसके अंदर, कैपिटल गेन के अंदर, लेकिन उस इन्हांस्ड कंपनसेशन या कंपनसेशन के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होगा तो फिर वो इंटरेस्ट कैपिटल गेन में टैक्सेबल तो नहीं हुआ था, तो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। देखिए वेट कर रहा है, पैसा आएगा, ठीक है। तो इनकम by way of interest on compensation, income by way of interest on compensation shall be assessed under the head income from other sources in the year in which it is received. However, 50% of such interest is deductible and consequently only 50% of the such interest is टैक्सेबल। तो आपको वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड तो होगा, लेकिन उसमें से 50% की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो बाकी जो बचा 50% वही होगा आपके लिए टैक्सेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो इनकम आई इसमें, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के लीगल हेयर को जब उसकी पेंशन मिलती है, मिस्टर आर को पेंशन मिलती थी, लेकिन एक दिन मिस्टर आर नहीं रहे, तो फिर जो मिसिज आर थी, मिसिज आर को उनके बदले की पेंशन मिलेगी। अब मिस्टर आर के लिए तो वो क्या था, सैलरी का पार्ट था, क्योंकि वहाँ पर तो उनका जो एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा था। लेकिन जो मिसिज आर हैं, क्या मिसिज आर के पास जो पैसा आएगा क्या उनके लिए सैलरी टैक्सेबल होगा, वो एज अ सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, वो उनके लिए क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, इफ मंथली पेंशन इज रिसीव्ड बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय, देन इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। लेकिन 1/3 of such pension is tax free subject to a maximum of 15,000 per annum and the remaining is taxable as income from other source। तो वहाँ पर भी आपको 1/3 और 15,000 दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन ईयरली बेसिस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन रिसीव हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारी जो इनकम आती है, फिर नेक्स्ट इनकम हमारी आती है फॉर फीचर ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्या होता है ये, अब देखो कई बार आपने देखा होगा कि ये रोहन का घर है, रोहन ने अपना घर बेचने के लिए सुमित से कॉन्ट्रैक्ट किया, सुमित ने उनको 1 लाख रुपए दे दिए, ये डॉलर हैं, रुपीज़ हैं, ठीक है, रुपीज़। अब जो 1 लाख रुपए लेके रोहन तो अपने घर चले गए, अब टोकन मनी होता है, उसने बोला बाकी पैसे कब दोगे, तो सुमित ने क्या बोला, बाकी पैसे मैं जो है ना वो तुमको 1 मंथ में दे दूंगा। अब यहाँ पर जो सुमित है उनको 1 मंथ के अंदर पैसा देना होगा, लेकिन सुमित डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें घर लेना है कि नहीं लेना, पैसा कहाँ से आएगा, अरेंज कैसे होगा, तो उस केस में 1 मंथ निकल गया। अब यहाँ पर मिस्टर रोहन के पास राइट है, क्या राइट है कि सुमित ने जो भी पैसा दिया था, अगर सुमित 1 महीने में घर खरीदने नहीं आता तो उस पैसे को क्या कर सकते हैं, वो फोरफीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुमित पैसे लेकर नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए गलती जो है किसकी है, सुमित की, फॉल्ट किसका है, सुमित का है, तो इसलिए पैसा जो है वो रोहन क्या कर लेंगे, उसका फोरफीट कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्योंकि वो अपना मन नहीं बना पाए, कंफ्यूज रहे कि घर खरीदना है कहाँ से आएगा पैसा, खरीदना भी है कि नहीं खरीदना, हो सकता है आगे और सस्ता हो जाए, तो वो इसलिए उन्होंने बाकी पेमेंट नहीं करी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बाकी पेमेंट नहीं करी, और जो रोहन है 1,00,000 उसके पास पहुँच गए थे और रोहन वो पैसे वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कर लिया, फोर फीचर कर लिया। तो फोर फीचर ऑफ एडवांस रिसीव फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो एनी सम ऑफ मनी received as an income or otherwise in the course of negotiations for transfer of a capital asset shall now be taxable under the head income from other source if such sum is forfeited and the negotiation do not result in transfer of such capital asset। ठीक है, तो जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ एसेट का, लेकिन एडवांस उसको मिल चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोरफिट हो जाएगा। अमाउंट जिसको भी रिसीव हुआ है फोरफिट उसको कर लेंगे। ठीक, तो उनके लिए तो इनकम हो गई। अब जो ये इनकम हुई है किस साइड में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक, तो हमारी 10 जो इनकम थी वो यहाँ पर आ गई। इसके अलावा कुछ जर्नल इनकम्स होती हैं। तो जर्नल इनकम कौन कौन सी होती है जरा आप देखें। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, घर आपने किराए पे लेके आगे किराए पे दे दिया, या आपने अपना बड़ा सा हॉल लिया किराए पे और उसके आपने हिस्से करके आगे रेंट पे दे दिया, तो उसे बोलते हैं सबलेट। सबलेट से जो इनकम होती है, अब आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो इंक्लूड हो नहीं सकता वो, तो इसलिए किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, आपने कोई जो बुक्स वगैरह बेचते हो, बुक्स वगैरह के आपकी जो राइट्स यूज़ होते हैं, तो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी रिसीव होगी। डायरेक्टर्स फीस, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो जो मीटिंग अटेंड करते हैं उसके बदले उनको क्या दी जाती है, फीस दी जाती है। डायरेक्टर्स फीस इज जनरल इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से, क्योंकि इंडिया के अंदर तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन इंडिया के बाहर से अगर आपको कोई भी इनकम हुई है तो फिर वो आपके लिए टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, अब आप लोग बोलोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा, तो हमने वहाँ साफ साफ बात की थी बिल्डिंग और लैंड अपोनेंट देयर टू, तो समझ था कि जो बिल्डिंग है उसके साथ रेंट हो, उसके साथ लैंड होगी, उसका जो रेंट होगा वो तो इंक्लूड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर खाली कोई प्लॉट ऑफ लैंड है उससे आपको कोई इनकम हो रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कोई कैजुअल इनकम, आप कभी कभार काम पे चले गए आपको कोई एजुकल इनकम हो जाती है। ठीक है, सैलरीज पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे एमपी होते हैं, नेता लोग, उनकी सैलरी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। क्यों, क्योंकि तुम बोलोगे सैलरी है तो सैलरी में टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी उसको मिल रही है 5 साल तक रहेगा, उसके बाद मिले ना मिले, वो चुने गए नहीं चुने गए, तो फिर इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, इसलिए वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता। किस में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड, जिसका सोर्स आपने डिस्क्लोज नहीं किया वहाँ से इनकम हो रही है तो भी अदर सोर्स में। और कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो उसलिए भी आपके अदर सोर्स में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल इनकम हो गई और वो थी हमारी स्पेसिफिक 10 इनकम थी। तो यहाँ पर जो चैप्टर है इनकम के बेसिस तो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें डिडक्शंस वगैरह और भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए वो जो एग्ज़ाम के लिए है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको इसके चाहिए नोट्स तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख देंगे, उस पर आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद दोस्तों।